नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ा था और विभिन्न प्रकार की नस्लों के बारे में पढ़ा था। भी कौन कौन से जो नस्ल के ये जो जंतु होते हैं, जो किनसे अपन ऊन प्राप्त होती है, उनके बारे में पढ़ा था। आज अपने को जो ऊन प्राप्त होती है, रेशे को ऊन से संसाधित करना, यानी जो अपन यूज़ करते हैं उसको रेशे से अपन ऊन तक लाने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, उसके बारे में पढ़ना है। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद प्राप्त होती है। अपन जो स्वेटर बुनने वाली जो ऊन काम में लेते हैं, तो ये रेशे से जो अपन ऊन तक लाते हैं, ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो फर्स्ट चरण में क्या होता है कि भेड़ के बालों की त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। जो भेड़ के बाल होते हैं उसके जो अपन उसकी त्वचा के से थोड़े ऊपर से उनको काट लेते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। तो ये परिभाषा लिखनी है आपको और ये पूरी प्रक्रिया के सारे चरण ध्यान रखने हैं। भेड़ के बाल उतारने के उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता ताकि भेड़ों को बाल का सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर भी जीवित रह सके। अपन सर्दी में काट देंगे तो वो क्या, उनको सर्दी लगेगी और उनके जो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसके बाद ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। देखो, ये जो विभिन्न प्रकार की भेड़ों के बालों को कतरना, यानी भेड़ को ऐसे बिठा के उसके बाल काट रखे हैं। फिर दूसरा जो था टंकियों में अभिमार्जन करना है। जो सेकंड चरण होता है वो क्या होता है, अभिमार्जन। तो संसाधित ऊन का उपयोग धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ में कोई विशेष कष्ट होता है तो उसको आपको बाल काटने अथवा पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता है, तो उसमें बाल काटने में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि बालों के अंदर क्या मृत कोशिकाएं पाई जाती है। देखो, त्वचा के सबसे वाली परत पर अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है, जिससे पेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं। फिर उसके बाद जो पार्ट 2 है, चरण सेकंड, त्वचा सहित उतारे गए बालों का टंकी करना, यानी अच्छी तरह से उसको क्या धोया जाता है। उन बालों को रेशों से ऊन में परिवर्तित करने को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखो, ऊन की कटाई करते हैं, ऊन की जैसे अपन कटाई करते हैं। फिर अभिमार्जन करना यानी उसको साफ़ करना। फिर उसकी छटाई करना, फिर बर की छटाई, और फिर रंगाई, और फिर रीलिंग। देखो, विभिन्न प्रकार के प्रक्रम दे रखे हैं। मशीनों द्वारा अभिमार्जन किया जा रहा है, ऊन के धागे में बनाया जाता है। फिर ये देर का अपने चिकनाई, धूल एवं घर निकल गए होते हैं, इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहते हैं। यानी किसी चीज़ को साफ़ सुथरा करना एक अभिमार्जन कहलाता है। चरण थर्ड जो स्टेप 3 होती है, उसमें क्या होता है, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाने वाली रोमिल अथवा रोईदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है। उसको साफ़ सुथरा होने के बाद कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक, यानी विभिन्न प्रकार के जो बाल होते हैं वो उनको क्या अलग अलग प्रकार के क्वालिटी में डिवाइड कर लेते हैं। चरण 4, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो उनके जो बाल कटे हुए होते हैं उनको अलग अलग करके सुखाया जाता है, नहीं सभी को बालों को। परंतु इसके पहले बालों में से छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाता है। बालों में से अगर छोटे कोमल व फूले रेशों को छांट लिया जाता है, जो अच्छे होते हैं उनको छांट लिया, उन्हें बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपने स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद कोई धागों के रूप में काटते जाने से उपयुक्त ऊन होती है। फिर चरण 5 में क्या होता है, रेशे के जो विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है। जो भी अपने को रंग चाहिए उसकी रंगाई करते हैं। भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। इसके अलावा अगर जो अदर कलर चाहिए तो वो उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। अंतिम चरण होता है रीलिंग यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे उसके गंठे वो बनाना। उसको अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लिपटा कर उन्हें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में अपेक्षाकृत छोटे रेशों में काट कर वस्त्र को बनाने का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की जो ये प्रक्रिया है ये आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी कि भी ऊन से अपन जो ये रेशों से ऊन तक जो बनाने की प्रोसेस है वो कैसे होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर रेशम के बारे में पढ़ना है।
रेशम के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें अपन जांतव रेशे कहते हैं। रेशम कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं, जो रेशम के जो धागे होते हैं वो उनके कीट बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन रेशमी कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशमी कीट पालन को अपन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये आपको लिखना है कॉपी के अंदर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अपनी माताजी, चाची जी, दादी जी से विभिन्न प्रकार के रेशम की साड़ियों के बारे में अपन पहनते हुए देखते हैं। वो बोलते भाई ये रेशम की साड़ी है। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो किस प्रकार होता है? मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिन्हें लार्वा कहते हैं। लार्वा किसे कहते हैं? जो अंडे होते हैं उन्हें अपन लार्वा कहते हैं। मादा रेशम कीट जो अंडे देती है उन्हें लार्वा कहते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इन्हें कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो इससे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा या कोशित कहलाता है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुना लेता है, ये जाल उस स्थान से बने रहने में सहायता करते हैं जिन्हें अंग्रेजी में संख्या 8 के रूप में आप सिरे के रूप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जा सकते हैं। देखो ये इस प्रकार के जो ये रेशम कीट होते हैं, ये क्या है, ऐसे पौधों के ऊपर बैठते हैं, फिर इस प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं। फिर इस प्रकार इनसे कोकून निकलता है। कोकून के बाद विकासशील कीट निकलता है। फिर इसके साथ इनकी क्या रेशम चिपकने लग जाती है ऊपर, रेशम का जो उत्पादन करने लग जाते हैं। उस रेशम को क्या अलग कर लिया जाता है कीट से। सिरे से इस प्रकार की गति को कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करते हैं। ये क्या, कैटरपिलर जो होते हैं ये खुद अपने शरीर से एक पदार्थ स्रावित करते हैं जो कठोर होकर सूखकर रेशम बन जाता है। वही पदार्थ बाद में क्या, सूखने के बाद रेशम का रूप धारण कर लेता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों में ढक लिया करते जैसे, और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। तो ये ध्यान रखना आपको रेशम कीट पालन के बारे में। कीट और इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। ये कल्पना करना कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है, यानी जो रेशम का जो मृदु रेशा होता है वो स्टील का जितना तार मजबूत होता है ना, उतना रेशम का धागा मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। कोकून से जो प्राप्त होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है, इसको अपन धागा तैयार करते हैं। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं। रेशम की जो विभिन्न प्रकार की क्वालिटी की होती है, जो आपकी देर का देखो काफ़ी अलग दिखती है। उनसे प्राप्त होने वाले रेशों के धागे का गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाट तथा चमक, यानी विभिन्न प्रकार के आधार पर इनको डिवाइड किया गया, बांटा गया। तो रेशम के प्रकार कौन से हैं? टसर रेशम, मुगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के ये किस्में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भी, रेशम की किस्मों के नाम बताइए या लिखिए, तो ये लिखने आपको। अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की किस्मों के रेशम द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। सबसे सामान्य जो रेशम कीट वो शहतूत की, यानी एक पौधा है जिसकी पत्तियों पर इनको पाला जाता है। इनको कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम को मृदु, चमकदार, लचीला होता है। इसे सुंदर रंगों के रूप में रंगा जाता है। रेशम कीट पालन, रेशम कीटों का संवर्धन भारत में बहुत प्राचीन व्यवसाय, यानी भारत में प्राचीन समय से ही रेशम कीटों का पालन किया जा रहा है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन कर, जो व्यवसाय के स्तर पर भारत का बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। देखो शहतूत का वृक्ष देर का, उसके ऊपर इनके जो रेशम कीट को होते हैं इनको पाला जाता है और यहीं पर ये रेशम का उत्पादन करते हैं, एक पदार्थ स्रावित करते हैं। और पदार्थ से क्या हो, संरचना पदार्थ होता है, वो सूखने के बाद रेशम में परिवर्तित हो जाता है और उससे अलग कर लिया जाता है। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट को एक बार से सैकड़ों अंडा देती है। एक बार में कितने 100 से भी ज़्यादा अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को
स्वास्थ्यकारी स्थितियों, उचित ताप एवं अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जा सकता है जिससे अंडों में से लार्वा निकलते हैं। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष की नई पत्तियां आती जाती है। तो ये जो अपन इसके अंदर इन अंडों को लेके आते फिर इन पत्तियों के ऊपर इनको ट्रांसफ़र करते हैं। जब पौधे के ऊपर नई पत्तियां आती हैं ना तब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है इनके ऊपर। जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती तो लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। आमाप यानी उनकी आकृति में बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ा कटी पत्तियों के साथ बांस के स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वो बांस के बड़े छोटे कक्षाओं में चले जाते हैं और जिससे कोकून जुड़ जाता है और कैटरपिलर तथा रेशम कोकून बनाते हैं जिसे प्यूपा कहते हैं। फिर रेशम का अपन संसाधन इन रेशम कीट प्राप्त करने के लिए कोकून बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप में रखा जाता है। फिर कोकून को क्या करते हैं धूप में रखा जाता है। धूप में रखने के वो सूख जाता है ताकि पानी में उबाला जाता है और भाप में भी रखा जाता है। इस प्रक्रम से रेशम फाइबर पृथक हो जाता है और रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उस बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है रेशे से अपन कोकून से रेशे निकालने के पश्चात उनको धागों में बनाने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून फाइबर एवं रेशों को निकालती है। फिर से रेशम फाइबरों को कताई की जाती है और रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपके पार्ट 3 था रेशों से वस्त्र तक ये ख़त्म हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।